आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान का पहला भाग। ये है आपका भूगोल। क्या? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोला, यानी भूमि कैसा है, यानी भूमि आपका गोला है, भूगोल है ना। तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है वर्णन करना या आकार, गोलाकार। ठीक है, तो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करना ही भूगोल है। इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन, पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब यहाँ पे एक मिनट ना, ऐसा भूधन गोल, भूधन गोल, ठीक है। भूगोल, भूमि कैसा है? गोल है। सबसे सस्ता उपाय, बाकी मत जानो ज़्यादा। भूधन गोल, भूगोल है ना। तो भूधन गोल यानी भूगोल कैसा है, यानी भूमि कैसा है, यानी जो हमारा भूगोल है यानी भूमि है वो बिल्कुल पृथ्वी है। भू यानी पृथ्वी भी होता है, यानी भूमि यानी भूमि, पृथ्वी, और गोल माने गोला, यानी पृथ्वी हमारा कैसा है? गोल है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। ये आपको पृथ्वी दिख रहा होगा, ये इस तरह कि हमारा ये तीसरा प्लानेट है, कहा जाए ग्रह। पहला ग्रह बुध ग्रह, फिर शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर कौन? ये आपका पृथ्वी है, जिस पर जीव मौजूद है। लेकिन ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह पर कोई ऐसा जीव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है जिस पर जीव मौजूद है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा चैप्टर है पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो आइए समझते हैं पहले संसाधन क्या है। संसाधन का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए ये संसाधन यानी वैसे वस्तु जो मानव के आवश्यकताओं को पूरा करता हो, वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा, साधन कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप लकड़ी का उपयोग करते हैं तो आपके लिए वो संसाधन हो गया। लेकिन ऐसे लकड़ी पड़ा हुआ है और वो आपके उपयोग के लायक नहीं है, तो क्या वो संसाधन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है तब तक वो क्या है? संसाधन नहीं है। ये वो प्राकृतिक का ऐसे पड़ा वस्तु है। ठीक है, अब देखिए ये बोला कि एवं इसका विकास। ठीक है, अब संसाधन का क्या किया जाए? विकास, यानी संसाधन के साथ क्या विकास का शब्द जुड़ा हुआ है? डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल, अगर संसाधन आपको पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो आपका विकास होगा। जैसे किस किस क्षेत्र में विकास होगा? आपके आर्थिक क्षेत्र में, है ना, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, ये सब का विकास होगा। जैसे मान लीजिए अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई एक गांव है और उस गांव से शहर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई रोड नहीं है। तो अब जब वहां पे कोई विकास अगर आएगा तो यहाँ पर लाने के लिए कोई रोड है ही नहीं। अब ये विकास का एक अवरुद्ध है। अगर मार्ग रहेगा तो इस मार्ग से लोग आएगा जाएगा अच्छे से, और जो है वहां से सरकार की कई योजनाएं आते हैं जो कि यहाँ पे लागू करने में बहुत आसानी होगा, है ना। लेकिन अगर ये रोड नहीं है, ठीक है, और जल की सुविधा नहीं है, कई क्षेत्र की ऐसे हैं जो सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ विकास नहीं किया जा सकता। लेकिन विकास तभी किया जा सकता है जब सारी सुविधाएं बनाए। जैसे रोड का विकास कर दिया जाए तो रोड भी एक संसाधन का ही भाग है। जैसे मान लीजिए हम इसमें आने जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए संसाधन एवं विकास के बारे में हम लोग अर्थ समझे कि संसाधन एवं विकास जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता हो वो क्या है? संसाधन, है ना। और वो विकास से जुड़ा हुआ है, अर्थात मानव जब इसका उपयोग करेगा
स्वाभाविक सी बात है कि मानव का विकास तो होगा। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। अब आइए बताइए, आपका जो ये प्राकृतिक संपदा है यानी प्रकृति में, नेचर में जो भूमि के ऊपर जितना भी मौजूद वस्तु हैं, ये संपदा यानी प्रकृति का वो धन है, दौलत है समझ लीजिए, तो उसके साथ क्या हमारा रिश्ता है? बिल्कुल हमारा गहरा रिश्ता है और अटूट संबंध है। क्या अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि क्या जल से आपका संबंध नहीं है? बिल्कुल गहरा संबंध है। क्या भूमि से संबंध नहीं है? बिल्कुल गहरा संबंध है। वन से संबंध नहीं है? बिल्कुल गहरा संबंध है। ठीक है, इस तरह से वायु के साथ संबंध है, बिल्कुल गहरा संबंध है। इसलिए तो प्रकृति के साथ आपका रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत और गहरा है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं इसके अंदर इसके डिटेल के बारे में क्या है ना। चलिए जानते हैं। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य जो है, मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का, कहाँ का? प्राकृतिक दुनिया का, इस प्रकृति पर यानी इस पृथ्वी पर जो है प्राकृतिक दुनिया का, दुनिया माने संसार का अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीजों जैसे हवा, पानी, फल फूल तथा अन्य जीव आदि का उपयोग करता आया है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी जरूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है। वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है। और अपने लिए क्या बनाता है? औजार बनाता है। और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीजों पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीजों का निर्माण या उत्पादन भी करता है। कौन? मनुष्य। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, संसाधन किसे कहते हैं? अब आप इसको बता लेंगे। वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करके, यानी मनुष्य जो है क्या करता है, यानी प्रकृति से प्राप्त चीजों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब उपयोग में लाता है तो वह वस्तु जो है क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रागैतिहासिक काल में, यानी जो है बिल्कुल जिस समय लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा था उस समय प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर निश्चित आकृति देता था जिसे औजार बनाते थे और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार भी करता था, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। कौन? मनुष्य ही बनाते थे। यानी तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने। अब यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि जब मनुष्य कंदमूल इकट्ठा किए, जमीन खोदकर कंदमूल निकाले, ठीक है, पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करने लगे, टोकरी और खाल के कपड़े बनाने लगे, यानी तब पत्थर और बांस और जानवर इसके लिए क्या हो गया? एक संसाधन बन गया। मतलब ये अपनी आवश्यकताओं को उससे पूरा करने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। समय के साथ मनुष्य उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा जो है धीरे धीरे क्या होता गया? बढ़ता गया। ये जानते हैं आप कि प्रकृति परिवर्तनशील है, उसके साथ साथ मनुष्य भी अपनी कार्य क्षमता के दायरा को बढ़ाते जा रहा है। और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ जैसे पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर जमीन को क्या करने लगा? समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को क्या कर दिया? बोया। यानी बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल व फल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले और आगे चलकर क्या हो गए? वो अनाज में बदल गए। अब इन पक्के फसलों
को काटकर सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगे। अब वहीं से स्टार्ट हो गया कि स्थायी घर बनाया जाए, बस्ती बनाया जाए और उसमें रहा जाए। जो घुमंतु लोग थे, आदि मानव लोग इस टाइप के लोग थे जो घूमते रहते थे, जहाँ साँझ वहाँ बिहान। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए साधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को क्या कह दिया? नवपाषाण क्रांति कहते हैं। यानी इतिहासकार इसी खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ है। ध्यान रखना, 10,000 साल पहले शुरू हुआ। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रेशे से कपड़ा बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना आदि। ठीक है, तो इस तरह से आपका परिचय रहा प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, संसाधन से क्या तात्पर्य है या संसाधन किसे कहते हैं? उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा के साथ मानव का रिश्ता किस प्रकार है? स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संपदा के साथ मानव का रिश्ता किस प्रकार है? स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। संसाधन किसका? अब ध्यान दीजिए, ये संसाधन किसका होगा? संसाधन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, संसाधन किसका होगा? देखिए, अब जैसे जैसे थोड़ा सा ना, एक सेकंड, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लूँ। अच्छा, इतना बड़ा है ना, ये रहा, मजा आ जाएगा इसमें। जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका होगा? यानी किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और और किसकी भलाई के लिए हो? इन सवालों का जवाब विभिन्न समाजों ने अलग अलग तरीकों से निकाला। कई समाजों में संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा और उन्हें उचित उपयोग के लिए सामुदायिक नियम कानून बने। जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई, है ना। आगे देखते हैं। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? देवी का, भगवान का दर्जा दिया, और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं, है ना। ये आपका जो है ध्यान रखने की बात है, जो हमें आजीविका देते हैं, यानी जो हमारे जीवन को पालन करते हैं। इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बनी रहे, ऐसा बात कहा गया। ठीक है, आगे आइए। ये समाज के ग्रुप में ऐसा कहा गया और बहुत अच्छा बात कहा गया। कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। अब देखिए, ये संसाधन समुदाय में नियंत्रित न रहकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। इनमें कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना और वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवाकर जमीन का लाभ उठाते रहे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने, जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से लेते थे। अब कर कौन देता था? किसान लोग। इनमें अधिक संसाधन का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बढ़ी। विशाल भवन, कलाकृति,
नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार लगातार बढ़ते गया और वे विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए, है ना। बहुत बड़ा सा साम्राज्य निर्मित कर पाए, अर्थात बड़े क्षेत्रों में अपना सत्ता स्थापित कर लिए, ये हुआ। लेकिन साथ साथ उन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ गई और ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलामी, औरतों को दोयम दर्जा आदि स्थापित हुई। कहने का मतलब उस समय ऊंचा नीचा, छुआछूत, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलामी, लोग गुलामी करते थे। मान लीजिए जिसके पास कर्ज लिए तो उसी के पास अब काम करने, उसके कर्ज की ब्याज में काम करते रहना जिंदगी भर, वो उसका गुलाम हो गया। औरतों को दोयम दर्जा आदि स्थापित हुआ, यानी औरतों को दो वर्गों में बांट दिया गया, है ना। एक गरीब औरत यानी गरीब और अमीर के क्षेत्रों में, है ना। इस तरह से ये औरतों को दोयम दर्जा आदि स्थापित हुआ, ठीक है। और कहने का मतलब कि पुरुष और महिलाओं के बीच का जो है दोनों समानता का दायरा को कम कर दिया गया, जिसमें पुरुष प्रधान और महिला को महिला प्रधान के रूप में नहीं माना गया, ठीक है। आइए आगे जानते हैं। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष पहले हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्लास 9th में आपने औद्योगिक क्रांति पढ़ा, जो कि ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, लगभग 1750 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है ना। जो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के बाद आई तो ब्रिटेन में, और वो आपका जो है वस्त्र उद्योग खोला गया था, है ना। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए उद्योग खुला तो स्वाभाविक सी बात है कि उस उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता तो पड़ेगी, और कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कच्चे माल की खोज के लिए लोग बाहर निकलेंगे। जैसे हमारे भारत के और भी लोग आए और यहाँ से कच्चे माल के रूप में कपास को इंग्लैंड भेजा जाता था, ठीक है। आइए, कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। देख लिए ना, जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकरण कर रहे थे वे विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहां के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया, है ना। यानी समुद्री यात्राओं के माध्यम से, यानी समुद्री मार्ग के माध्यम से गए। वास्को डी गामा आए थे, आपने देखा था, यानी पुर्तगाल से आए और वो मसाला लेकर गए, है ना, और मसाला लेकर गए और वहाँ पे बहुत महंगे दामों पर बेचे, लोग खाए और बहुत टेस्टी आया और भारत को आकर के जकड़ लिया, ठीक है। इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। इससे हम नई नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे। इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया है। उपनिवेशीकरण किया गया कहने का मतलब एशिया के कई देश जैसे भारत, चीन, है ना, श्रीलंका, म्यांमार, इस तरह से कई देशों को उपनिवेश यानी एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने अंडर में, यानी उसके अंडर में वो गुलाम बना लिया, ठीक है। तो कहा जाता है उपनिवेशीकरण किसे कहेंगे? एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित कर ले, उसे हम उपनिवेश कहते हैं या उपनिवेशीकरण, ठीक है। अमेरिका पर भी ब्रिटेन का था, एशिया के कई देशों पर भी ब्रिटेन का था, अफ्रीका पर भी ब्रिटेन का जो है उपनिवेश स्थापित हो गए थे। चलिए आगे, आप क्लास 9 का बातें याद करिए, कुछ याद आ जाएंगे और वो बातें आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने चाहिए। समस्या यह थी कि वहाँ के निवासी कबीलाई मतलब एक समूह में रहा करते थे, है ना, 10-20 का समूह में रहा करते थे। कबीलाई या कृषक समाज के थे और अपनी जमीन व जंगल का गैर औद्योगिक, कहने का मतलब जहाँ उद्योग नहीं है
और गैर व्यापारिक, जहाँ व्यापार का क्षेत्र भी नहीं है, यानी व्यापार करते हैं, क्या बोल रहा है, गैर व्यापारिक करते थे। वे प्रकृति को, यानी प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे, प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे, लेकिन एक समाज प्रकृति को भोग की वस्तु मानते थे। कई जगह उसे देवी देवता भी मानते थे, यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था। यहाँ पे अब दो वर्ग बट गया, एक समाज के लिए वह संसाधन था लेकिन एक वर्ग के लिए संसाधन नहीं था। ऐसे में दोनों के विचार के बीच क्या होगा, टकराव। स्वाभाविक सी बात है कि टकराव होगा। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे या जंगलों व खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे, लेकिन पारंपरिक लोग अपने पुराने तरीकों से उनका उपयोग करते रहना चाहते थे। यह टकराव आज भी जारी है ना। कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लोग नहीं चाहते कि जंगल को काटा जाए, कुछ लोग चाहते हैं जंगल को काट करके और वहां पे उद्योग लगाया जाए, ठीक है। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक यह मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, बट असीम है नहीं, लेकिन माना गया उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। समस्याएं केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है ना। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में लोहा पाया जाता है, तो कुछ भागों में मैग्नीज पाया जाता है, तो कुछ भागों में कोयला पाया जाता है, तो कुछ भागों में बॉक्साइट पाया जाता है। कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं है। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है। ये भी बात सही है कि व्यापार के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है, जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचाया जा सकता है। तो चलिए बस आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। बाकी इसमें एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। क्वेश्चन आपका टॉपिक, अच्छा सॉरी एक बात ना, थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 मिनट मैं और लेता हूँ और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये आपका प्राकृतिक संसाधन और उपयोग, तो देख लीजिए यहाँ पे पानी का उपयोग। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, चलिए छोटा कर देता हूँ, ये ऐसा प्राकृतिक संसाधन और उपयोग है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा और छोटा कर लिया जाए, ऐसा, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ये हो गया। अब पानी, ये जो दिया हुआ है पानी, तो पानी का जो है उपयोग ऊर्जा उत्पादन यानी विद्युत उत्पादन के लिए और पीने के लिए इसका किया जाता है। दैनिक कार्य के लिए, कपड़ा धोने के लिए, पशु धोने के लिए, पशु पिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है तेल का उपयोग ऊर्जा और ईंधन के रूप में किया जाता है, गाड़ी मोटर चलाने के लिए। जंगल का उपयोग आप जानते हैं कि जंगल हमें बहुत शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है, लकड़ी भी प्रदान करता है, भोजन और दवा भी प्रदान करता है, औषधि के रूप में दवा, भोजन के रूप में फल वल, ठीक है। उसके बाद लुगदी, लकड़ी, छोटे छोटे वन जीवों का आवास भी है, जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका आवास है, और रबर भी प्रदान करता है। बच्चों ध्यान देना, रबर, ठीक है। चट्टान, अब चट्टान का उपयोग देखिए आवास निर्माण में, घर बनाने में चट्टान का उपयोग किया जाता है, पुल बनाने में चट्टान का उपयोग किया जाता है, पुलिया बनाने में, है ना। उसके बाद खनिज जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक, ठीक है, इस तरह के। तो आभूषण बनाने में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये सब का उपयोग किया जाता है। कांच बनाने में, डिब्बे बनाने में, मिट्टी का बर्तन बनाने में भी खनिज का उपयोग किया जाता है। चलिए, मिट्टी का कृषि कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जानवर, जैसे ये भेड़ बकरी हैं, तो इसके लिए जैसे भोजन, ऊन भी प्राप्त होता है। जैसे भेड़ को, बकरी के बच्चे बकरा को खाया भी तो जाता है ना, ठीक है। तो भेड़, बकरी, छेरी, ये सब का उपयोग भोजन और ऊन के लिए किया जाता है। चलिए धन्यवाद, बस आज इतना ही, बाकी अगले दिन हम और बात करेंगे, ठीक है।